Hello everyone, I Dimple Tiwari welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. आज की वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले फॉर्मूलेस देखेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें हम समझेंगे विद द ग्राफ एंड विद द क्वेश्चंस एज वेल. So before starting the video, I would request to everyone subscribe the channel and like the video and share it with your friends जो पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स फ्री में, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज सारे टॉपिक्स आपको फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं. और अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास में, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या अपना क्वेश्चन वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ वेदांतु कॉमर्स पर. पार्ट 2 आई थिंक ये पार्ट 3 है जो अपलोड करेंगे. तो पहले आप उन 2 पार्ट को देखना, वो आपको समझ में आएंगे, तब आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाओगे. आज हम देखेंगे, लास्ट सेशन में हमने देखा था मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी और कॉन्सेप्ट समझा था, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन को समझा था, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को इनकम इलास्टिसिटी में, और क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने समझा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें हमने 2 गुड्स की बात करी थी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, ओके. सो आज का क्या ऑब्जेक्टिव है? आज का ऑब्जेक्टिव है हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी का. प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग देखेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, वो देखेंगे. ओके, तो व्हाट इज दिस प्राइस इलास्टिसिटी? It refers to the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in price of such commodity. अब तक हम जो लॉ ऑफ डिमांड में देख रहे थे, हमने क्या देखा कि डिमांड प्राइस चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है, दोनों में रिलेशन इनवर्स है. लेकिन वहां पर हमने किसी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी. मतलब अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड कितना परसेंट चेंज होगी, कितना चेंज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी. अगर हम उसे किसी को समझाना चाहे, कम ज्यादा में कोई कैसे समझेगा. अगर हम ये बोले कि प्राइस डाउन गया और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई, तो वो कितना इंक्रीज हुई, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसके लिए हम यहाँ इलास्टिसिटी चैप्टर पर आए हैं. अगर मान लीजिए 10% रिड्यूस करती है प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका वो 50% इंक्रीज किया, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस सिर्फ 10% डाउन गया है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% इंक्रीज किया, तो यानी इसको मोर इलास्टिक कहेंगे. ओके, तो इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है इलास्टिसिटी में. अब यहाँ पर डिमांड कितना रिस्पॉन्सिव होता है प्राइस के चेंज होने पर. ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा तो हम उसे कहेंगे मोर रिस्पॉन्स, और अगर कम रिस्पॉन्ड करेगा यानी प्राइस काफी चेंज हो गया, उसके बावजूद भी डिमांड में ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, ज्यादा चेंजेस देखने हमको नहीं मिले, तो वी विल से लेस रिस्पॉन्ड. लेस इलास्टिसिटी भी हम यहाँ कहते हैं, इसको मोर इलास्टिसिटी कहते हैं. अब मोर इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड, इस टर्म से उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे. देन प्राइस इलास्टिसिटी आप जब फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए आपके पास एक प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, एक मैथमेटिकल मैनर होता है जिससे आप सॉल्व करते हो. ठीक है, और ये जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये भी किसने दिया था? ये अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था. इन्होंने ही अपनी गलती को लॉ ऑफ डिमांड में देखा कि उनने क्या था, कोई मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं किया गया है डिमांड का कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है, कोई नंबर नहीं है, ऐसे किसी को समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगा. तो जब हम किसी चीज को एक न्यूमेरिक टर्म में समझाते हैं तो वो अच्छे से क्लियर होता है. तो लॉ ऑफ डिमांड बताता, सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन उसने दिया था. कौन सा? क्वालिटेटिव, मतलब रिलेशन कैसा था इसमें? नेगेटिव. लेकिन जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिलेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है. अब क्वांटिटेटिव मतलब समथिंग विच वी कैन काउंट इन नंबर्स, जिसे हम काउंट कर पाए नंबर्स में. तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो ये टॉपिक है यहाँ पर निकल कर आया. अदरवाइज जो भी थ्योरी है वो तो हम डिमांड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करता है रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, इसको हम फॉर्मूला के बेसिस पर देख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ED stands for elasticity of demand and we can write in this manner also.
चेंज, दिस डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। डेल्टा जहां पर भी आप देखेंगे डेल्टा का मतलब होता है चेंज से मतलब है, इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आपका आंसर आएगा तो वो नेगेटिव में ही आएगा। इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में ले लेते हैं, वैसे आपको ये वेल नोन चीज है कि हमेशा आंसर माइनस में आएगा। तो ये हुआ आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है, अगर मान लीजिए आप परसेंटेज मेथड से निकाल रहे हैं, तो ये आप जो चेंज इन क्यू निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चेंज इन क्यू निकाल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आप? चेंज इन क्यू, डेल्टा क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट में अपॉन में करना है चेंज इन पी फाइंड आउट, तो आप करेंगे P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी जब P2 की जो वैल्यू, P2 मतलब जब आपका प्राइस चेंज हो जाता है और जो इनिशियल प्राइस है उसको आप माइनस करेंगे, जो दोनों में डिफरेंस आएगा वो चेंज इन P हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन P। और चेंज इन Q क्या होगा? चेंजिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी, इनको जब आप माइनस करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो चेंज इन Q हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका Q2 माइनस Q1 बनेगा चेंज इन Q अपॉन Q1 और ये बन जाएगा चेंज इन P अपॉन P1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा Q अपॉन Q1 और ये जाके यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी P वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, चेंज इन P। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको आप चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला निकल कर आता है और इसी के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो आप इसी के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो ये निकल के आया, ये पूरा डेरिवेशन है कि इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है और ये कैसे ये वाला फॉर्मूला बन पाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट नहीं बना है, आप इस तरीके से उसको निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा क्या बताता है? चेंज को। डेल्टा क्यू क्या बताता है? चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी एंड पी ओरिजिनल प्राइस। ओके, so moving on to the quiz, your first question is price elasticity refers to the degree of dash in demand for a commodity with reference to change in price of commodity. Your options are responsiveness, change in income, price of related good, या option D all of the above. Which one is correct answer? Just write in the comment section. First is responsive and that is the correct option here. ठीक, moving on to the next question, price elasticity of demand is best defined as option A, change in taste of consumer at different price, change in demand due to change in income, option C, rest of response of change rest of response of demand to change in price, और option D, none of the above. प्राइस इलास्टिसिटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ रिस्पॉन्सिव डिमांड टू चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड कितना रिस्पॉन्स करता है, कितना चेंज होता है, दैट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी। डेल्टा सिंबल क्या रेफर करता है? कांस्टेंट, सेम, चेंज या नन ऑफ द अबव? इजीएस्ट क्वेश्चन, सो योर आंसर इज चेंज। डेल्टा बताता है चेंज को, जहां डेल्टा लिखो उसका मतलब चेंज से है। चलिए अब हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। पहला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, आपका तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और फोर्थ है लेस इलास्टिक एंड फिफ्थ इज हाईली इलास्टिक डिमांड। आप वन बाय वन हम देखते हैं। यहाँ पर इनिशियली हम देखेंगे यूनिटरी इलास्टिक, यूएनआई जहां पर भी लिखा हो उसका मतलब होता है सिंगल, या कह सकते हो वन, है ना। तो अब जहां पर हम बात कर रहे हो वन की, विच मीन्स इसको शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो ईडी इक्वल टू वन लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी आगे हम प्रूव करेंगे। अब हम बात यहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की कर रहे हैं। अब ये वाला जो पर्सन है वो वन स्टेप चला, ठीक है, फॉरवर्ड, और ये जो सेकंड पर्सन है ये वन स्टेप बैकवर्ड गया। अब यहाँ पर एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन इनवर्स है, इस वजह से। तो दोनों में 50% का चेंज आया चेंज इन पी में, 50% का चेंज आया डिमांड में भी।
ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए कि प्राइस 20 से 10 हो जाता है और डिमांड आपकी 100 से 150 हो जाती है। दोनों में 50% का ही चेंज आ रहा है। अगर आप परसेंटेज बेसिस पर निकालोगे तो दोनों में 50% का ही चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितना चेंज प्राइस में हुआ हो उतना ही चेंज अगर डिमांड में होता है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसको अगर हम ग्राफ से समझें, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड के यूनिट्स रिप्रेजेंट करिए, वाई एक्सिस पर प्राइस को। अब यहाँ पर ये आपका कर्व बना जिसे हम डिमांड कर्व कह रहे हैं। अब इस कर्व में प्राइस है आपका और ये है क्वांटिटी, इस पर ए पॉइंट ये हमारा बना, ठीक है। आगे प्राइस डाउन जाता है यानी 20 से 10 चला गया और क्वांटिटी आपकी 100 से 150 चली गई, यानी दोनों में परसेंटेज क्या, 50% का चेंज प्राइस में आया और 50% का चेंज ही आया क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। और ये कर्व आपका बन जाएगा, इस कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के कर्व को ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोला जाता है, सिर्फ यूनिटरी इलास्टिक को और किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो ये एरिया बन रहा है ओ पी ए क्यू और जो दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है पी ओ पी वन बी क्यू वन, तो इन दोनों का एरिया सेम होता है, इसका एरिया सेम होता है, इसी वजह से इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ इसी को बोला जाएगा, किसको, यूनिटरी इलास्टिक को। अब मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो 50% चेंज क्वांटिटी में आया, 50% प्राइस में आया, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पर ईडी इक्वल टू 1 हो गया, इसीलिए यूनिटरी इलास्टिक बोला जाता है ईडी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, ओके, क्योंकि दोनों में इक्वल परसेंटेज में ही चेंज हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। अब हाईली इलास्टिक में क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी ये बॉय 1 स्टेप चला है और यानी प्राइस में चेंज हुआ 50% जबकि डिमांड में चेंज हुआ 75%। अब आप दोनों को कंपेयर अगर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि प्राइस सिर्फ 50% ही चेंज हुआ है, कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, जबकि डिमांड में 75% चेंज हो गया है। तो यानी डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड की है प्राइस के कंपैरिजन में। 20 से आपका 10 हुआ तो ये तो 50% चेंज हुआ, लेकिन 100 से 200 हुआ तो ये 75% चेंज हुआ। तो यहाँ क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस जितना चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा परसेंटेज में चेंज हो रही है, इसलिए इसको हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसका कर्व थोड़ा फ्लैटर बनता है, ठीक है, फ्लैटर बनेगा, क्यों, क्योंकि प्राइस है आपका इनिशियल, ये है आपकी इनिशियल क्वांटिटी। अब प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज कर गई, बहुत ज्यादा बदल गई, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है क्यू से Q1 पर। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपका डिमांड कर्व बनेगा, ये डिमांड कर्व आपका फ्लैटर होगा और इसको हम बोलते हैं ई डी ग्रेटर देन 1, वाई, बिकॉज दैट इज हाईली इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो 50 और 75, तो आप 75 अपॉन 50 करिए, तो वैल्यू आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है न्यूमरेटर से, तो वैल्यू ऑब्वियसली आपकी कैसी आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड। अब ये बिल्कुल हाईली इलास्टिक के ऑपोजिट है, क्यों, क्योंकि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में जो कम चेंज हो उसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। ये आपका 50% चला, ये सिर्फ 25% ही चला, यानी प्राइस में 50% चेंज हुआ बट डिमांड में सिर्फ 25% का चेंज आया, इसलिए इसको लेस इलास्टिक बोलेंगे। इसे हम कैसे बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज व्हाई दिस इज अ लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसका कर्व जो बनेगा थोड़ा स्टीपर बनेगा, क्यों, क्योंकि प्राइस देखिए ये रही क्वांटिटी, अब प्राइस इतना सारा चेंज हो गया, यानी 50% प्राइस चेंज हुआ, क्वांटिटी सिर्फ 25% चेंज हुई, तो ऑब्वियस है कि कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा, ओके। चलिए, जहां आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं, यानी 20 से 50% का चेंज हुआ बट 100 से 120 ओनली 25% का ही चेंज हुआ, मतलब डिमांड कम रिस्पॉन्स दे रही है यहाँ पर। फिर है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा कि आपका 1 स्टेप प्राइस चलेगा बट क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट स्टेप पे चलती है, मतलब प्राइस आपका ये रहा बट क्वांटिटी, प्राइस फिर चेंज नहीं होगा बट क्वांटिटी चेंज होती जाएगी, अपने हिसाब से वो इंक्रीज भी हो सकती है, अपने हिसाब से वो डिक्रीज भी हो सकती है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर जो डिमांड कर्व होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा पर डिमांड इनफाइनाइट रहेगी, एंड डिमांड बिकम जीरो विद अ स्ट्रेट राइज इन प्राइस। अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ा डिमांड जीरो हो जाएगी वहां पर। तो ऐसी कमोडिटीज के लिए हम बोला जाता है इनको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर, डिमांड कम हो रही है, यहाँ ज्यादा हो रही है, और इसको हम लिखते कैसे, इसे हम लिखेंगे ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का साइन है। ठीक है, इसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब यहाँ पर क्वांटिटी चेंज होगी, प्राइस क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, प्राइस चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं प्राइस में कोई चेंज, मतलब प्राइस के चेंज होने पर आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि इलास्टिक में हम देख रहे थे प्राइस कांस्टेंट था। यहाँ देखिए, क्योंकि प्राइस चेंज हो सकता है यहाँ पर इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, बट क्वांटिटी चाहे प्राइस आप बढ़ा लो चाहे कम कर लो, प्राइस विल नॉट चेंज, प्राइस विल बी quantity will not change, quantity will be constant. So that is why this line, this demand curve is parallel to y axis, okay, and that would be vertical straight line. Clear, और इसको हम कैसे लिखते हैं, ई डी इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे हम लिखेंगे। प्राइस देखिए कम हो गया बट डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज हो गया डिमांड कांस्टेंट है, इसको हम लिखेंगे ई इक्वल टू जीरो। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर एक ही ग्राफ में मैं बनाऊं सारी डिग्रीज को, सो दिस इज अवर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एंड दैट इज लेस इलास्टिक, that is unitary elastic, that would be high elasticity of demand, and that would be perfect elastic demand. ठीक है, all the graph in one graph, all the curve in the one graph. So these are degrees of elasticity of demand. Okay. Now to sum up, unitary elastic, when a change in the price of a commodity brings about a dash in the quantity demanded for it, then the demand is said to be unitary elastic demand. That would be exact or equal change in quantity demanded. ठीक है, okay. Now for the highly elastic, when a change in the price of a commodity brings about dash in the quantity demanded for it, then the demand is said to be more elastic demand. That would be more than proportionate change, मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा उसकी कंपैरिजन में डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। लेस इलास्टिक में हम क्या करेंगे कि इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट अ डैश इन द कमोडिटी डिमांडेड फॉर इट, यहाँ हो जाएगा कि लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज, प्राइस में चेंज के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट अ डैश इन द quantity demanded for it, then the demand is said to be perfectly inelastic demand. ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे नो चेंज, यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कैसा बना था, कांस्टेंट बना था ना वाई एक्सिस के पैरेलल। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट अ डैश इन द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड देन डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो क्या होगा, इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस कंडीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है, इनफाइनाइट चेंज होता है डिमांड में, जरा सा भी प्राइस बढ़ा तो आपका क्वांटिटी जीरो कर दिया जाएगा बाय द मार्केट। यूनिटरी इलास्टिक को हम लिखते हैं ईडी इक्वल टू 1, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं एग्जैक्ट इक्वल चेंज इन डिमांड। दूसरा है हाईली इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1 विच मीन्स मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। फिर है लेस इलास्टिक, ईडी लेस देन 1, लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। थर्ड है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। Perfectly inelastic demand, ED equal to 0, that means no change in demand. Okay, and now what are the factors which will affect the demand? Factors कौन कौन से हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? तो हाउ मच डिमांड, मतलब जो डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्ड करेगी, किस पर डिपेंड करता है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक डिमांड है उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे डिमांड रिस्पॉन्ड मोर तो उसको इलास्टिक डिमांड कहेंगे, अगर डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए तो उसे हम इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी इलास्टिसिटी जो डिपेंड करती है वो डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर करती है, प्राइस के नहीं। यानी प्राइस चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज आया, कितना रिस्पॉन्स की, ज्यादा रिस्पॉन्स किया है
तो मोर रिस्पॉन्सिव, कम किया है तो लेस रिस्पॉन्सिव। देन फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो नेसेसरी हैं और कुछ ऐसे हैं जो लग्जरी हैं, अब नेसेसरी गुड का प्राइस तो चाहे बढ़े या कम हो, आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां आप उसकी कुछ अमाउंट तो आप खरीदोगे ही, चाहे जितना भी वो महंगा हो जाए या जितना सस्ता हो जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई लग्जरी गुड है, जैसे कार है, अगर वो कार महंगी हो जाती है तो हम नहीं खरीदेंगे उसको, अगर सस्ती हो जाती है तो उसे हम खरीदने लगेंगे। तो इसलिए इसको इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, और नेसेसरी गुड्स के लिए जो डिमांड होती है उसको इनइलास्टिक बोलेंगे। यानी प्राइस आपका ज्यादा होने पर भी डिमांड को हम उतना कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो हमने अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए चाहिए ही होता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। फर्स्ट है आपका सब्सटीट्यूट गुड्स है या फिर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। यानी कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे चाय और कॉफी, इनका अगर आपके पास में सब्सटीट्यूट है तो इसकी डिमांड आपकी इलास्टिक होगी। लेकिन कोई ऐसा सब्सटीट्यूट है जिसकी सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, लाइक दिस, ठीक है, तो उसके लिए डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी, मतलब प्राइस कितना भी ज्यादा जाए आप वो चीज खरीदोगे, जरूरत है तो। तीसरा है इनकम लेवल। आपकी इनकम हाई है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, और अगर इनकम लो है तो आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। ओके। देन है लेवल ऑफ प्राइस। अगर वेरी हाई प्राइस, बहुत ज्यादा महंगी चीज है आपकी, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, और कोई चीज बहुत सस्ती है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उसे इंसान अपने हिसाब से मतलब सस्ती है बट इम्पॉर्टेंट भी है, वो खरीदना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दिस मैच बॉक्स, तो ये आपकी अगर प्राइस इसका बढ़ भी जाता है तो भी आप ये चीज खरीदोगे, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, इस वजह से। फिर आता है नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ यूजेस। ये चौक है, इसका यूज सिर्फ एक ये है कि हम सिर्फ इसको बोर्ड पे यूज करते हैं लिखने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंगल यूज है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। लेकिन किसी चीज का मल्टीपल यूज है तो कैसी हो जाएगी उसकी डिमांड। पानी है पीने के लिए, नहाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, चाहिए होता है, तो उसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपर्पज के लिए यूज हो रहा है, इस वजह से। फिर है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर आप अपने एक्सपेंडिचर का हाई प्रोपोर्शन एक्सपेंस करते हैं तो डिमांड इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका ज्यादा परसेंटेज आप खर्चा कर रहे हो तो सस्ती होने पर ज्यादा खरीद लोगे, महंगी होने पर कम खरीदोगे। लेकिन अगर आप कम ही खर्च करते हो तो उसमें इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, क्योंकि आप खरीद ही एसेंशियल गुड्स को रहे हो, आप एक्स्ट्रा खरीद नहीं रहे हो, तो उन गुड्स को आप खरीदोगे भी चाहे आपका उसका प्राइस बढ़े या कम हो, इसलिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। फिर है टाइम पीरियड, जो इफेक्ट करता है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। यानी अगर आपका गेटिंग मैरिड इन 2020, ठीक है, एंड गेटिंग मैरिज आफ्टर 2 years, अब कोई तुरंत मान लीजिए, अब यहाँ 2020 की जगह मैं 2024 कर देती हूँ इस साल, ठीक है, तो उसको जो भी चीज खरीदनी है, मानो उसको अपनी शादी के लिए शॉपिंग करनी है या फिर कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह जो खरीदने हैं, तो कितने भी प्रीशियस हो, क्योंकि ये हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसे हम खरीदेंगे कुछ भी प्राइस चल रहा हो। लेकिन जिसका 2 साल बाद होना, तो वो प्लानिंग कर सकता है, या जब प्राइस डाउन जाएगा तो वो खरीद लेगा इसके हिसाब से। तो जो चीज यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, जब टाइम कम होता है तो डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक, और जब टाइम ज्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। टाइम ज्यादा होगा तो मोर इलास्टिक, टाइम कम होगा तो लेस इलास्टिक। फिर आपका ये हो गया। फिर आपका आता है हैबिट्स। अब किसी चीज का एडिक्शन है किसी को, मान लो चाय का, कॉफी का या अल्कोहल का, कितना भी प्राइस ज्यादा होने पर आप खरीदोगे तो डिमांड वहां पर इनइलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इनकम लेवल, लेवल ऑफ प्राइस, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, number of uses, share in total expenditure, time period and habits. These are the factors which will affect the price elasticity of demand. Okay? तो यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी देख लिया और फैक्टर्स देख लिया जो जो प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। ऑल राइट, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।